लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में बॉन्डी बीच पर हुए भयावह हमले के बहाने लेखक हिंसा, नफरत और आतंक के बीच बची हुई इंसानियत की तलाश करता है। लेख की शुरुआत इस दर्दनाक सच्चाई से होती है कि जब किसी पवित्र दिन या धार्मिक अवसर पर हमला होता है तो उसका जख्म सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता, बल्कि उस त्योहार, उस आस्था और उस खुशी को भी हमेशा के लिए डर और शोक से जोड़ देता है। जैसे 7 अक्टूबर 2023 के हमलों ने सिमखात तोराह को, और अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का के दौरान हुए हमले ने उस पर्व को। लेखक साफ कहता है, अब ये खोखले दिलासों, समुदाय एकजुट हो गया जैसे जुमलों से थक चुका है। उसे सहानुभूति नहीं, बल्कि जवाबदेही, सुधार और हथियारों तक आसान पहुंच पर सख्त सवाल चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर वह मानता है, अगर इंसान पूरी तरह अंधेरे में डूब गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे उम्मीद की छोटी सी किरण चाहिए, वो भरोसा कि दुनिया सिर्फ नफरत से नहीं बनी है। इसी संदर्भ में वो यहूदी परंपरा के कुस्ता दा ख्यूता यानी उम्मीद और जीवन की छोटी पवित्र चिंगारी की बात करता है। लेखक बताता है, ये चिंगारी उसे उस फल विक्रेता अहमद अल अहमद में दिखती है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमलावर को रोका। ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड मुफ्ती के स्पष्ट और बिना शर्त हमले की निंदा करने में दिखती है, और दुनिया भर के उन लोगों में दिखती है जिन्होंने यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता दिखाई। लेख गजा में बंधक बनाए गए युवाओं के हनुक्का गीत गाने और मोमबत्तियां जलाने की मार्मिक तस्वीर से जुड़ता है, जो ये याद दिलाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी इंसान रोशनी चुन सकता है। कुल मिलाकर ये लेख ये कहना चाहता है कि नफरत और हिंसा के इस दौर में इंसानियत की छोटी छोटी मिसालें ही हमें पूरी तरह टूटने से बचाती हैं। और यही हनुक्का की असली सीख है कि रोशनी अक्सर अंधेरे के बीच से ही जन्म लेती है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में सोशल मीडिया पर सक्रिय तथाकथित बर्थ इन्फ्लुएंसर्स और खासकर फ्री बर्थ सोसाइटी जैसे समूहों से फैल रही खतरनाक सलाह पर गंभीर चिंता जताई गई है। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि आधुनिक चिकित्सा की तमाम प्रगति के बावजूद लोग अब भी नेचुरल या वैकल्पिक तरीकों की ओर आकर्षित होते हैं, जो तब तक समस्या नहीं बनते जब वो वैज्ञानिक इलाज के साथ साथ अपनाए जाएं। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बिना चिकित्सीय योग्यता के गर्भवती महिलाओं को अस्पताल और डॉक्टरों से दूर रहने की सलाह देने लगते हैं। गार्जियन की जांच बताती है कि एफबीएस से जुड़े लोगों के मामलों में दर्जनों लेट टर्म स्टिल बर्थ और गंभीर नुकसान के उदाहरण सामने आए हैं। ये संगठन अमेरिका में पंजीकृत है, लेकिन इसका असर ब्रिटेन सहित कई देशों में फैला हुआ है। संपादकीय मानता है, प्रसव अपने आप में डराने वाला अनुभव हो सकता है, और ब्रिटेन व अमेरिका दोनों जगह मातृत्व सेवाओं में वास्तविक खामियां हैं। ब्रिटेन में तो हालिया रिपोर्ट ने ज्यादातर एनएचएस मैटरनिटी यूनिट्स को असुरक्षित बताया है। लेकिन संस्थाओं पर अविश्वास का ये माहौल ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लिए जमीन तैयार करता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच और खुद करो वाले रवैये के जरिए महिलाओं को जोखिम भरे फैसलों की ओर धकेलते हैं। लेख चेतावनी देता है, टेक कंपनियों के एल्गोरिदम भी अतिवादी और सनसनीखेज कंटेंट को बढ़ावा देते हैं, जिससे गलत जानकारी और फैलती है। संपादकीय का संदेश है कि घड़ी को पीछे नहीं घुमाया जा सकता, ना ही डॉक्टरों को सवालों से ऊपर रखा जाना चाहिए, लेकिन जनता को खराब और जानलेवा सलाह से बचाने के लिए नियम, निगरानी और भरोसेमंद जानकारी जरूरी है। इसके लिए एनएचएस की मातृत्व सेवाओं में तुरंत सुधार, सुरक्षित होम बर्थ के विकल्प, पारदर्शी डेटा और सरकारों व डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है, ताकि विज्ञान आधारित स्वास्थ्य सलाह सोशल मीडिया के शोर में दब न जाए।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख में चिली की राजनीति में आए बड़े और प्रतीकात्मक बदलाव को समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है, जोस एंटोनियो कास की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस बेचैनी और असंतोष की अभिव्यक्ति है जो चिली के समाज में अपराध, असुरक्षा और आर्थिक ठहराव और अप्रवासन को लेकर गहराता जा रहा था। कास एक सख्त दक्षिणपंथी नेता हैं, जो खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और चिली के तानाशाह रहे ऑगोस्तो पिनोशे से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। उनका राजनीतिक सफर पुराने दक्षिणपंथ से अलग होकर और ज्यादा कठोर लाइन अपनाने का रहा है। लेख याद दिलाता है, कास ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने लोकतंत्र की वापसी के बाद भी पिनोशे का खुला समर्थन किया है। उनके विचार गर्भपात, समलैंगिक विवाह और नागरिक स्वतंत्रताओं के मामले में बेहद रूढ़िवादी हैं, और वे मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषियों के प्रति भी नरमी दिखाते रहे हैं। अल जजीरा का कहना है, कास की लोकप्रियता का बड़ा कारण अपराध और प्रवासन को लेकर उनका आयरन फिस्ट रवैया है। सेना की तैनाती, जेलों का विस्तार, अमेरिका की आईसीई जैसी एजेंसी बनाने और उत्तरी सीमा पर दीवार या ढांचे खड़े करने जैसे वादे। लेकिन लेख ये भी साफ करता है कि चिली लैटिन अमेरिका के अपेक्षाकृत सुरक्षित देशों में रहा है, और इतने सख्त उपाय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसा कि एल साल्वाडोर के उदाहरण में दिखता है। क्षेत्रीय संदर्भ में कास की जीत को लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी उभार के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जैसे अर्जेंटीना, इक्वाडोर और अन्य देशों के नेताओं ने उत्साह से स्वागत किया है। फिर भी कुछ विश्लेषक इसे स्थायी वैचारिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता के सामान्य बदलाव के तौर पर देखते हैं। कुल मिलाकर लेख ये समझाना चाहता है कि कास की जीत उम्मीद और खतरे दोनों का संकेत है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था की चाह, तो दूसरी तरफ ये सवाल कि क्या इस कड़े समाधान की कीमत लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को चुकानी पड़ेगी। वायर में प्रकाशित लेख में विश्व हिंदू परिषद की उस अपील का अर्थ और असर समझाया गया है, जिसमें संगठन ने हिंदू समाज से सांस्कृतिक सजगता के नाम पर क्रिसमस ना मनाने को कहा है। लेख बताता है, ये अपील सिर्फ व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि दुकानदारों, शॉपिंग मॉल्स और स्कूलों तक फैलाई जा रही है, जिससे साफ होता है कि मामला निजी पसंद का नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश का है। बीहिप का तर्क है, ईसाई मिशनरी हिंदुओं की उदारता का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराते हैं, इसलिए क्रिसमस जैसे उत्सवों से दूरी बनाना जरूरी है। लेकिन लेख इस सोच पर सवाल उठाता है और दिखाता है कि कानून के जानकार इसे संविधान की मूल भावना, खासकर धार्मिक स्वतंत्रता और बंधुत्व के खिलाफ मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वकील शाहरुख आलम के हवाले से लेख समझाता है, ऐसी अपीलें तकनीकी रूप से भले ही की जा सकें, लेकिन जब वो बहुसंख्यक संगठनों की ओर से आती हैं, तो वास्तविक स्तर पर बहिष्कार और डर का माहौल बनाती हैं, जो संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। लेख ये भी बताता है, विहिप की अपील का असर व्यापार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जहां हैप्पी क्रिसमस लिखने या सजावट करने तक को सांस्कृतिक भ्रम कहा जा रहा है। इतिहासकार शम्सुल इस्लाम के संदर्भ से लेख याद दिलाता है कि विहिप और उससे जुड़े संगठनों का ईसाई समुदाय से टकराव का एक पुराना इतिहास रहा है, और ये तर्क भी सामने रखता है कि भारतीय प्रवासी ईसाई बहुल देशों में आराम से अपने त्योहार मनाते हैं। लेख के अंतिम हिस्से में मोदी सरकार के दौर में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के आंकड़े रखकर ये सवाल उठाया गया है, क्या ऐसी अपीलें उस माहौल को और ज्यादा जहरीला बना रही हैं? कुल मिलाकर वायर का लेख कहना चाहता है कि सांस्कृतिक सजगता के नाम पर दी जा रही ऐसी अपीलें समाज में भरोसा और साथ रहने की भावना को मजबूत करने के बजाय विभाजन और बहिष्कार को बढ़ावा देने का खतरा रखती हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।